So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study chapter number 5 Organizing part 2. So आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इन तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम फिनिश करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, सभी चीजों को, सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए। तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सो व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब यहाँ से, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी काम को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफिकेशन के बाद उस काम को अकॉर्डिंग टू वर्क डिवाइड कर देना। जैसे कि हमारे गोल को अचीव करने में हमें कितने काम की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, वो सब चीजें हम प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उस आइडेंटिफिकेशन के बाद हम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो डुप्लीकेट एक्टिविटीज हो जाती हैं उससे हम बचे रहते हैं, जो वेस्टफुल मनी होती है उससे हम बचे रहते हैं, वेस्टफुल टाइम जाता है हमारा उससे हम बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सभी की आइडेंटिफाइड कर लिया है, भाई कितना काम हमें चाहिए, कितने लोग हमें चाहिए, उस बेस पर हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई, इट हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। यानी कि इसकी हेल्प से हम अपने सभी एम्प्लॉइज के बीच में एक प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क कर पाते हैं और यहाँ से इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम बना पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, यानी किसी भी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जब हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उस डिपार्टमेंट में उसी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली वर्क होता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही जैसा काम करने वाले लोग रोज वही काम करेंगे, जिससे उनका उस काम में हाथ साफ होता चला जाएगा और वो उसमें इफिशियंसी अचीव करेंगे। आधे घंटे का काम वो 10 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट में भी, अगर वो उसमें एफिशिएंसी महारत हासिल कर लेंगे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हम यहाँ से करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के सेकंड प्रोसेस में। अंडर द डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर एंड ग्रुप टुगेदर एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि सेम नेचर, सेम ग्रुप, सेम वर्क के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं और वो उसके अंदर टुगेदरली यानी साथ मिलकर काम करते हैं। सो बेसिकली सेकंड प्रोसेस हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यानी कि अब हमने देख लिया भाई, पहले हमने आइडेंटिफाई किया काम को, उसके बाद हमने डिवीजन कर दिया कि भाई ये काम ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिए कि भाई इसको, इस पर्टिकुलर वर्क को ये डिपार्टमेंट देखेगा, इसको ये डिपार्टमेंट देखेगा, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे क्रिएट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पहले आइडेंटिफाई किया, काम को डिवाइड किया, डिपार्टमेंट कर लिया, अब सब कुछ हमने काम कर लिया। अब बारी आती है लोगों को काम देने की। तो अब हम यहाँ से कर देते हैं ड्यूटीज को असाइन। अब ड्यूटीज को असाइन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस में इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और ग्रोथ अचीव होती है। तो हमने क्या देखा, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अंडर दिस ईच पोस्ट इज क्लियरली डिफाइंड एंड एलोकेटेड टू वेरियस पर्सन एज पर देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी पोस्ट को एक क्लियरली डिफाइन कर दिया जा रहा है कि आपका क्या काम है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या ऑथोरिटी है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें हमें समझाया गया था कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर की होनी चाहिए। अगर ऑथोरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तब भी फ्लक्चुएशन पैदा होंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ऑथोरिटी कम है, तब भी फ्लक्चुएशन पैदा होंगी। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का वर्क परफॉर्म करते हैं, जिससे सभी के बीच में क्लियरली वे में हम डिफाइन कर देते हैं उनकी जॉब्स। तो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है प्रोसेस जिसका नाम है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो हमारे स्टूडेंट्स जो काम करते हैं तो वो हमसे चेक करवाते हैं, देन हम उसमें करेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उसमें क्या गलती है, कहाँ पे क्या करेक्शन होनी चाहिए थी, कहाँ पे आपकी क्या मिस्टेक है। तो इस काम के लिए भी एक पर्टिकुलर बंदा असाइन किया जाता है कंपनी लेवल पे, ताकि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, आपको डायरेक्शन दिखा सके। तो यहाँ पे ये सबसे जरूरी होता है कि वो एक क्लियरली डिफाइन किया जाए कि आपको अपनी रिपोर्ट किसको शो करनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे जिम्मेदार आदमी होते हैं और सबकी थिंकिंग पावर अलग अलग होती है, तो आप खुद कंफ्यूज रहते हो कि मैं अपनी रिपोर्ट किसको दिखाऊं।
अब जिसको आप दिखाओगे उसने आपको कुछ और डायरेक्शन दी और यही रिपोर्ट आप किसी और के पास लेके गए, उसने आपको कुछ और गाइडेंस दी, तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो इसीलिए कंपनी ये चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि एक क्लियरली वे में एक बेहतरीन तरीके से हमारी रिपोर्टिंग रिलेशन का स्ट्रक्चर बन पाए। तो द लास्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट इज मेड क्लियर दैट फ्रॉम whom each individual takes order and to whom she is accountable, यानी किसी भी पर्सन को रख दिया जाता है अकाउंटेबिलिटी के लिए कि आप ये देख पाएं कि कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है, वो जो काम किए करेंगे उसकी रिपोर्ट वो आपको शो करेंगे, फर्दर आप आगे डिपार्टमेंट्स को वो रिपोर्ट देते चले जाओगे। तो यहाँ से हमने देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। देखो मैं आपकी सारी चीजें जो है वो पीछे वाले टॉपिक से लिंक करता हुआ पढ़ाता हुआ आता हूँ, ताकि आप पीछे वाले टॉपिक्स भी ना भूलें और एग्जाम्पल के साथ आप पीछे वाले टॉपिक्स को याद रख सके। तो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, और लास्ट में आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एरिया। तो इन सभी के अंदर ही कुछ ना कुछ जिम्मेदार आदमी होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाते हैं सुपरवाइजर, फॉरमैन। तो जितने भी वर्कर्स का वर्क होता है वो आगे रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है, जिससे वो आगे चलकर फर्दर स्ट्रेटेजी, फर्दर प्लान क्रिएट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखा। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक आती है हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक आती है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इन दोनों में अंतर, सबको जान लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। सो बेसिकली क्या दोनों में डिफरेंस है, तो वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू एक्म्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। तो मैं इसको समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स हम इतना तो जानते हैं कि वो लेटर्स होते हैं जो कि किसी अथॉरिटी के लिए लिखे जा रहे हों, लाइक प्रिंसिपल्स हो गया, कोई अधिकारी हो गया, या कोई भी एक सीनियर हमारा हो गया, उस अथॉरिटी के लिए जब कोई लेटर लिखा जाता है तो उसका फॉर्मेट, उसका मैनर थोड़ा डिफरेंट होता है और वो एक तरह से अथॉरिटी बेस पर काम करता है। तो वो तो बात रही फॉर्मल की। और यही मैं बात करूँ इनफॉर्मल की, तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, उन लोगों के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो हम क्या समझे यहाँ से कि फॉर्मल वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक अथॉरिटी बेस्ड वर्क करे और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि एक अथॉरिटी बेस्ड वर्क ना करे। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। अब इन अंतरों के साथ ही इसको समझते हुए चलते हैं। तो अभी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताई, तो ये हम यहाँ से समझे कि एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको डिजाइन करती है, इसकी स्ट्रेटेजी, इसका वर्क, इसकी प्लानिंग, इसकी ऑर्गेनाइजिंग सभी कुछ हमें डिजाइन हुआ मिलता है और उस ऑर्डर, उस स्ट्रेटेजी और उस स्टैंडर्ड के ऊपर हमें अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल वर्क परफॉर्म करना होता है। तो दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बात कर लूँ मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की, तो इट रेफर टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय। यानी कि जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ तो जो मेरा वर्क है, जो मेरे स्टैंडर्ड्स है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो मुझे मिले हुए हैं। अब उन स्टैंडर्ड्स के चलते मैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तो वहाँ मेरी अच्छी खासी जान पहचान बन जाएगी। तो वो जो मेरा सोशल नेटवर्क बना है, जो मेरे रिलेशनशिप बने हैं, वही आपकी क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अथॉरिटी नहीं बनाती, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। जैसे कि दोस्ती वगैरह हो गई, कोई भी एक रिलेशनशिप हो गया, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास के मॉनिटर है और आपकी क्लास का मॉनिटर जो आपको बनाया है वो आपकी क्लास टीचर ने बनाया है। आपका काम ये है कि जो कोई टीचर आएगा आप उसके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करवाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली अगर मान लो आप जिस दिन एब्सेंट हो और ये काम तो ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे, अपने किसी फ्रेंड को अपनी मॉनिटर डायरी दे दोगे और वो आपकी जगह आपका काम कर देगा। मगर क्लास टीचर ने तो उसको मॉनिटर नहीं बनाया, मॉनिटर तो आपको बनाया ना। मगर आपका नेटवर्क है, आपका वो फ्रेंड है, तो वो आपकी जगह वो काम कर सकता है। ये कोई अथॉरिटी से तो बन के नहीं आया कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो अपने दोस्त को डायरी दे दो, नहीं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड बाय अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसके पहले बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, अथॉरिटी बना रही है, कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना रहा है टॉप लेवल, तो यहाँ से क्या होगा, आपस में इंटर रिलेशनशिप होगा, किसको हमें रिपोर्ट करनी है, किसको काम दिखाना है, क्या हमारे वर्क हैं, क्या हमारा डिवीजन है, क्या हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमें पहले से
डिफाइन कर दिया गया है। तो इट इज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है इट इज बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि आपके यूनिट के अंदर जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखे जाएंगे। जैसे मान लो आप दो दोस्त किसी कंपनी में गए, आप दोनों दोस्त वहाँ पे मैनेजर से कह रहे हैं कि हमें एक ही डिपार्टमेंट में रखो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम को डिवाइड किया जाता है और एज वेल एज काम को क्लासीफाई कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, एक पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड है। जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज कंपनी की चलती आ रही हैं ये इसके ऊपर वर्किंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमने प्लानिंग के अंदर जितनी भी डिवीजन ऑफ वर्क किया है, स्टैंडर्ड्स स्ट्रेटेजी बनाई है, अब यहाँ से अब उसके ऊपर काम करते हैं। यानी टोटली की हमारा जो डिवीजन है वर्क का, जो हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज इम्पर्सनल, यानी कि पर्सनल नहीं, किसी भी तरीके से बिल्कुल इम्पर्सनल है। जो आप काम कर रहे हो, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो, वो सभी कुछ आपको पहले से किसी ने बता रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ मोर स्टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको अपने काम के बारे में सभी कुछ चीज़ें पता होती हैं, आपका कहाँ काम है, कहाँ डिपार्टमेंट है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको पहले से पता है, तो यही जो चीज़ है ना, यही रेजिडिटी जो है, यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ है, ये एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है लंबे समय तक के लिए काम करने में। क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे, आप उस डिपार्टमेंट में अपना इफेक्टिवनेस, अपना बेस्ट और इफिशियंसी के साथ काम कर सको। तो ये तो बहुत ईजी और सिंपल पॉइंट्स हैं हमारे, जिससे अगर हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझा होगा तो हम ये खुद ब खुद डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने हर पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। अब हम आ जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो हमारे पास आता है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो होता है ये इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली लिंक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। आप खुद सोचो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिस यूनिट में आप काम करते हैं, अगर उस यूनिट में आपको भेजा ही नहीं होता तो उस यूनिट के लोगों से आपकी दोस्ती हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, अगर आप वहाँ काम करने नहीं जाते तो वहाँ पे आपका सोशल नेटवर्क बन पाता? नहीं बन पाता। तो ये टोटलिटी डिपेंड होता है, बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी इसके ऊपर आ जाती हैं बाद में जाके, क्योंकि दोस्ती यारी सब चीज़ हो जाती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं। इट हैज़ नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी से भी दोस्ती करने से पहले हम कोई एग्रीमेंट तो नहीं करते, हम कोई एग्रीमेंट थोड़ी करते हैं कि भाई हमारी दोस्ती इतने साल तक रहेगी, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम दोनों की अथॉरिटी ये है, नहीं ना। बट यहाँ ऐसा होता है, जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि भाई इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं, पॉलिसी ये हैं, छुट्टियाँ आपको ये मिलेंगी, काम ये है, डिपार्टमेंट ये, सब कुछ होता है एक फॉर्मल बेस पर। बट यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो खुद ब खुद चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। इट हैज़ इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि आपको अपनी रिपोर्ट किसको दिखानी है, आपका सीनियर कौन है, आपके जूनियर्स कौन से, सब कुछ आपको पहले बता रखा है। बट यहाँ से क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी भी लंच टाइम में, किसी भी यूनिट में, रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप एक जो आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। मान लो किसी नीचे वाले सेक्शन में आपको कोई दोस्त है, या सीनियर सेक्शन में जो मैनेजर है, एचआर है, वो आपके फ्रेंड है, तो वहाँ तो बाहर आप एक इंडिपेंडेंट चैनल की तरह बात करोगे। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ कोई भी बंदिश, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बट यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी होती हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, इट इज़ पर्सनल, इट इज़ इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल है, ये पर्सनल है। आप जिससे चाहोगे उससे दोस्ती करोगे, जिससे चाहोगे उससे बात करोगे, बट यहाँ पे आपको जिस यूनिट में काम करना है उसमें करना ही पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट में काम करना है उसमें करना पड़ेगा, जो आपका पार्टनर बनाया है वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, कोई आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बट यहाँ पे आप जिसको चाहो दोस्त बनाओ, जिससे चाहे बातें करो, जिससे चाहे कुछ करो। तो नेक्स्ट आता हमारे पास, इट इज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट बेस पे काम कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज नहीं होती, बट यहाँ पे जब सब चीज़ हमें पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, वो भी अथॉरिटी बेस पर, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमने क्या जाना, बहुत ही अच्छा डिफरेंस समझा हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और इनफॉर्मल के बीच में। अब इन्हीं के हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं और कुछ एडवांटेजेस आ जाती हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कीजिए और इसके 3 एडवांटेज बता दीजिए, 3 लिमिटेशन बता दीजिए। 4-5 नंबर में आराम से आ जाता है। तो हमें इनके सारे पॉइंट्सों को याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, याद तो अपने आप हो ही जाएंगे। फिर हमारे पास आता है
एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, सब कुछ चीज़ ऑथोरिटी बेस्ड। तो आप खुद सोचो आपके यूनिट में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पे जो बंदा बैठा है उसको सब पता है। तो यहाँ से क्या है, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमारी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फिक्स है और बहुत इजी वे में है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी कि यहाँ से क्या है, ओवरलैपिंग, वेस्टफुल एक्टिविटी, डुप्लीकेशन वर्क, सब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो वो आपके लिए ही असाइन किया गया है। ये नहीं कि वो आपका काम कोई और कर देगा, नहीं। तो इट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यहाँ से क्या होता है, आप जिस भी यूनिट के अंदर काम कर रहे हो उस यूनिट में आपकी कमांड होना एक पॉसिबल है, यानी कि आप जिस भी यूनिट में काम कर रहे हो उस यूनिट में, उस डिपार्टमेंट में सभी एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही इंटरेस्ट, एक ही स्पेशलिटी वाले बंदे काम कर रहे हैं। तो जो आपका एक तरह से हेड होगा, लीडर होगा, वहाँ से वो एक जो कमांड करेगा, जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो उसमें यूनिटी होना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपकी दोस्ती किसी ऊपर वाले से है, किसी नीचे वाले से है, किसी बाहर के बंदे से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से क्या है, हमारी यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है, सब कुछ बहुत इजी मेथड में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इजी टू गेट गोल्स, यानी कि जब हम किसी भी काम को एक बढ़िया तरीके से करते हैं, एक तरीके से हम अपने गोल्स को सेट करके अपने स्टैंडर्ड पे चलते हैं, अपनी सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो हम यहाँ से क्या पाते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बट यहीं पर आप जिस गोल को अचीव करने के आपने टारगेट्स रखे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं, अगर उसके बीच में आप अपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जितना गोल है ना, उस गोल में अचीव करने के लिए टाइम बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो आपने स्टैंडर्ड्स रखे थे कि भाई मैं दिन के इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, मगर आने वाले समय में क्या हुआ कि आप वो घंटे अपने पूरे नहीं कर पा रहे, आपका वो टाइम जो खा रहा है वो आपका फ़ोन खा रहा है, गेम खा रहे हैं, दोस्त खा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो गोल है वो आपसे उतनी दूर चला जाएगा जितने आप अपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ से क्या होता है, सभी चीज़ें पहले से हमें स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता है, कम्युनिकेशन का ले लो चाहे तो काम का ले लो, तो यहाँ पे हमें एक बेहतरीन तरीके से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्टिवली रन करती है तो हमारी पूरी कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये तो बात रही सारी एडवांटेजेस की जो कि हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। सो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस हमारे पास क्या आती है, डिले इन वर्क, लीक ऑफ इनिशिएटिव्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। देखो इनका मतलब क्या होता है ये जान लो। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमारी कोई दोस्ती यारी तो क्रिएट नहीं हुई हुई, तो अगर मुझे अपने बॉस से, अपने लीडर से या फिर अपने हेड से कोई बात करनी है तो मुझे वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। अब वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मुझे सिस्टमेटिकली फॉलो करना पड़ेगा। पहले मुझे अपनी रिपोर्ट, अपनी एप्लीकेशन, अपना लेटर किसी एक बंदे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो आगे भेजेगा, फिर वो आगे भेजेगा, तब जाकर कहीं मेरी बात का रिप्लाई आ पाएगा। तो यहाँ से हमारा काम जो है वो डिले रहता है बहुत ज़्यादा। अगर किसी काम को करने में 3 से 4 दिन लगने चाहिए एक इनफॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता या 15-20 दिन भी लग जाते हैं। इनिशिएटिव और साथ ही साथ मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क जो होता है वो एक रिलेशनशिप काफ़ी एक तरह से जो अच्छा भी है ना, वो एक तरह से जब एमरजेंसी वर्क होता है तो उसमें बहुत गलत भी काम करता है। जैसे मान लो आपका कोई भी काम है, आपको इस अथॉरिटी तक जाना है और आप यहाँ आए, तो आप यहाँ पर भी हैं, ये हमने देखा था स्केलर चेन वाला सिस्टम बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपको इस अथॉरिटी तक जाना है तो आपको एक पूरा रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप डायरेक्टली जान सकते हैं, इसको बोलते हैं हम गैंग प्लैंक। तो यहाँ से ये बहुत कम ही फॉलो किया जाता है जब बहुत ही तगड़ा इफेक्टिवली इमरजेंसी का काम हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पूरा वे ऑफ कम्युनिकेशन ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी क्रिएट हो जाती हैं जो हमने समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस हमारे पास क्या आती हैं, पहला आता है फास्टर स्पीड, फुलफिल सोशल नीड और फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली फास्टर स्पीड रहती है, फुलफिल सोशल नीड्स रहती हैं और फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। सर समझा दीजिए। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे जो काम हमारा डिले हो रहा था, ये वाला कम्युनिकेशन चैनल ले लेते हैं। मान लो आपको अपने हेड के पास कोई ऑर्डर प्रोवाइड करना है, कोई काम बताना है, तो वो बहुत लेट हो रहा है क्योंकि आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। अब उससे आपकी दुआ सलाम है, आपकी जान पहचान है किससे, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से। तो आप यहाँ से किसी भी फ्री टाइम में या जब भी आप मिलें, आप अपनी बात को डायरेक्टली कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारी फास्टर स्पीड बनी रहती है, सोशल नीड्स क्लियर रहती हैं, फुलफिल रहती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी फॉलो हो जाते हैं। जिस काम में आपको 4 से 6 दिन लग रहे थे,
वो आप लंच टाइम में उससे डायरेक्टली जाके भी कह सकते हैं। अगर वो आपसे दुआ सलाम है, आपकी जान पहचान है उससे, तो इस तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। वो क्या है? इट क्रिएट ह्यूमरस, इट रेजिस्ट चेंजेस, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ थोड़ा चुगली वाला काम भी होता है, यानी कि यहाँ से एक तरह से जॉब को खराब करना, किसी की इमेज खराब करना, और साथ ही साथ जो एक तरह से काम में बाधाएं होती हैं, वो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे एक तरह से बताया गया है, लीड किया गया है कि अगर मान लो कोई आपका पार्टनर जो है, जो आपकी यूनिट में काम कर रहा है, आप उससे जलते हो या वो आपसे जलता है और उसकी जान पहचान किसी ऊपर वाले बंदे से, तो वो आपके काम में बंदिश प्रोवाइड कर सकता है, आपका ट्रांसफ़र दिलवा सकता है या आपको जॉब से भी निकलवा सकता है। तो यहाँ से कुछ लिमिटेशंस भी बन जाती हैं। यहाँ से हमने एडवांटेज क्या देख ली कि अगर आपको काम है कोई और वो आपका दोस्त है, तो आप इनफॉर्मल तरीके से उससे कह सकते हो, मगर आपको अगर किसी की शिकायत करनी है, किसी को जॉब से हटवाना या कोई भी काम में बंदिश प्रोवाइड करनी है, तो वो भी आप इसी तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ से हमारी कुछ लिमिटेशंस बनी, कुछ एडवांटेजेस बनी, कुछ और बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का जो हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास आता है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, 15-16 मिनट कम से कम वीडियो हो चुकी होगी। तो जितनी चीज़ें आज आपने सीखी हैं, एक बार आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पहले एक बार समझ लीजिएगा, हो सकता है आपने मेरे साथ साथ चीज़ें ना लिखी हूँ, सिर्फ आपने एक्सप्लेनेशन सुनी हो, तो एक बार वीडियो दोबारा शुरू कीजिएगा और सभी चीज़ों को राइट डाउन करते हुए चलिएगा। और जिन बच्चों ने लिख लिया है सो वेल एंड गुड, आपको नेक्स्ट पेज पर इन सभी को अपनी बातों में लिख लिख कर कोशिश करनी है देखकर, जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी और आप अपने आंसर को बनाने का तरीका देख पाओगे। तो पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई एक बार बुक से रीड आउट कर लीजिएगा। देन आफ्टर घर में किसी भी फ्री टाइम के अंदर इन सब चीज़ों को एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट कहीं किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। एंड अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।